मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अवध के उत्तर में परसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उन्हें रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में करवा दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा और कुछ नगदी असरफियां भी भेजता था। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा दे जाते थे। वो तपस्वी कंजूस विचार का था। जब उसके पास 1,000 दिनार जमा हो गए, तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यही देखने जाता था कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया है। एक दिन वह जंगल में गया तो देखा कि किसी ने उसका वह धन चुरा लिया है। यह देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी, तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को बहुत समझाया। तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वर्ण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, अतः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। यह बात जब राजा प्रसेनजीत के कानों में पहुंची, तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उन्हें लौटाकर ही ले आए। राजा ने उनकी कहानी सुनी। उसने पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां धन दबा कर रखा था, वहां कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से पेड़ के नीचे दबाया था। वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़ दीजिए, ऐसा करना पाप है। राजा सीधा अपने शयन कक्ष में गया और वहां लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में ही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है, बताओ। आपने किसी बीमारी की कौन सी दवा दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है। 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया, तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नाग वाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने ले आओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मात्र दत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल में नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दिनारों से भरा हुआ कलश खोद कर निकाला है, उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर 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 कांपने लगा और राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नाग वाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी। मैंने उसे छुपा कर रखा है। मैं अभी दिनारों से भरा हुआ कलश लेकर आता हूँ, आप यही रहे। यह कहकर वहां से वो भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश लेकर राजा के सामने हाजिर हो गया। उस समय तपस्वी देवता भी वहीं थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराई पूर्ण न्याय से सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और वे उनकी प्रशंसा करके जय जयकार करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग तो भूल जाते हैं, मत भूलिएगा ना।
मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्या को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज के सभी सुखी हों। वो उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता रहता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राज से किसी प्रकार की शिकायत ही नहीं थी। सारे राज में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़े की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन जैसा नाम था वैसा ही उसकी तेज चाल थी। वह जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति का और ऊंची काठी का दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैलाता था। लोग उसके नाम से थर 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 कांपते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं से हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पहुंच जाते। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहते थे कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलावा भेजा। मेहमान बोला, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतें और इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या यह सही बात है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगल की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरे में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे राज में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़े की भी बहुत जरूरत है। आने जाने के लिए जितनी भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश कर दिया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकता हुआ बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन ही चाहिए। पवन ही अच्छा है। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा ही नहीं, मेरे पुत्र के समान है, समझे? मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी रूप रंग की खूब चर्चा सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बातों पर भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए महाराज, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिल्ली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया हूँ। खैर,
मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत चाहिए, समझे? इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ने हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने न पाए यहाँ से। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वह झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वो कुछ ही क्षण में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके बाद राजा बहुत चौकन्न रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ महीना बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। जबकि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो वे दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी, तभी राजा मंगल सिंह की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास गए, तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा, यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर लिया हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ, हाँ समझे? राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगों को ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथियों को भी नीचे गिरा दिया। राजा मंगल सेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों का प्रयास निष्फल कर दिया। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे की तरह प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना, तुम मेरे घोड़े को नहीं, तुम मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे, समझे? यह कहकर राजा मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहा हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघल रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बातें याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र विछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वो आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सभी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार सो नहीं सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वो अपने साथी के साथ राजमहल पहुंच गया।
अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा को सैनिकों को सौंप दिया। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। महाराज, आपने अपना बेटा जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था। मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पछतावा हो रही है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सके। डाकू गुलाब सिंह भाव भेष में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगल सेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के ओठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं, आप लोग भूल जाते हैं, मत भूलिएगा ना। मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम था सुल्तान। वह कुत्ता बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत भी टूट गए थे। इससे गांव के लोग उससे डरते ही नहीं थे। एक दिन सुल्तान घर के दरवाजे के सामने लेटा हुआ था तो उसने अपने मालिक को कहते हुए सुना, अब यह सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। न तो अच्छी तरह से घर की रखवाली करता है और न ही हमारी भेड़ों की। अब तो यह हमारे लिए बोझ है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। उसकी पत्नी को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वह कुत्ते को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति से बोली, इस सुल्तान ने इतने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है, क्या हम इसे इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? बताइए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। पर किसान अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वह सुल्तान की जगह एक नया कुत्ता लाना चाहता था, इसलिए वह उस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। तू मूर्ख है, इस कुत्ते से अच्छी तरह से न घर की और न खेत की रखवाली होती है। अब यह हमारे काम का नहीं है। जब यह किसी काम का नहीं तो इसे बेकार के पालने से क्या लाभ, बताओ। अगर इसने इतने साल हमारी सेवा की तो हमने भी इसे भरपूर भोजन और मांस इत्यादि देकर इसे प्यार से पाला है, और अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता हूँ, समझे? कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक इसका मालिक उसे जरूर गोली मार देगा। मौत से तो सभी को डर लगता है, अतः वहां से वह भागकर अपने दोस्त भालू के पास गया जो पास के जंगल में रहता था। उसने उसे अपने मालिक की बात बताई और अपने भाग को कोसने लगा। तब उसका मित्र बोला, दोस्त, घबराओ नहीं, इस मुसीबत में मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच सकती है। उसने सुल्तान को अपनी योजना बताई। कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसके छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला उसके घर में कोई नहीं है। खेत में काम करते समय वह अपने बच्चे को वहीं घास भूसे पर लिटा देगा। उस समय तू उस बच्चे की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं इस बच्चे को उठाने आऊंगा तब तू भौंक भौंक कर और मुझसे लड़कर मुझे वहां से भगा देना। मैं बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊंगा। हाँ, इससे तेरा मालिक खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा, समझे? उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसे जानवर से उसके बच्चे को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवर से उसकी और उसके बच्चे की रक्षा कर सकता है। सुल्तान को उसकी योजना बहुत पसंद आई।
अगली सुबह जब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेत के लिए चला गया, तो उसका सुल्तान भी उसके साथ हो लिया। खेतों में पहुंचकर किसान की पत्नी ने अपने बच्चे को पुआल का बिस्तर बनाकर उस पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। सुल्तान भी उस बच्चे से कुछ ही दूर पर बैठकर भालू के आने का प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद भालू चुपके से आया और बच्चे को उठाकर चल दिया। सुल्तान भौंकता भौंकता उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी ने सुल्तान का भौंकना सुना और बच्चे को उठाकर ले जाते हुए भालू को देखा, तो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े। पर उन दोनों के पहुंचने से पहले ही भालू बच्चे को छोड़कर जंगल में घुस गया और सुल्तान उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आया। किसान बच्चे को ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुआ और सुल्तान को बहुत प्यार किया, क्योंकि सुल्तान की वजह से ही उसके बच्चे की जान बची थी। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं अपने सुल्तान को कभी नहीं मारूंगा। आज इसी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। आज से तुम इसे रोटियां दूध में भिगो कर देना, क्योंकि यह बेचारा रोटी अच्छी तरह से चबा नहीं सकता है, क्योंकि इसके दांत टूटे हुए हैं। बच्चे की जान बचाने के बाद से रोज सुल्तान की खूब सेवा होती। अब किसान ने भी कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं कही। सुल्तान की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। एक दिन सुल्तान रात के समय घर के आगे बैठकर रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे मित्र, आजकल कई दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा है। हाँ, क्या मैं तुम्हारे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ को उठा कर ले जाऊं? मैंने उस मुसीबत में तुम्हारी सहायता की थी, बताओ। अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। सुल्तान बोला, यह नहीं हो सकता है। तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ उठा नहीं ले जा सकते हो। मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा, समझे? भालू ने सोचा कि सुल्तान उससे ऐसे ही कह रहा है। उसने सुल्तान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात तो वह चुपचाप वहां से चला गया। पर अगली रात जैसे ही भेड़ों की नजदीक पहुंचा, सुल्तान ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। सुल्तान का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आए, तो भालू को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। भालू को सुल्तान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुल्तान ने उसके साथ गद्दारी की है। अब सुल्तान से इसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुल्तान जिंदा रहेगा वह किसान की भेड़ों को कभी भी नहीं चुराने देगा। कुछ दिन बाद भालू अपने साथ एक और भालू को लेकर अंधेरी रात में किसान के घर पहुंच गया। सुल्तान ने जब भालू को आने की आहट सुनी, तो भौंकना शुरू कर दिया। और जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुनकर बाहर निकलता, तब तक दोनों भालुओं ने मिलकर सुल्तान को मार डाला। इस प्रकार वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। कहानी होती है समाप्त।